हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट पे बेस प्रैक्टिस सेट नंबर 3। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे हमारे इस प्रैक्टिस सेट में किस तरीके से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि बेसिकली कि व्यवहारिक अधिगम का क्या अर्थ होता है। अब देखिए, व्यवहारिक हमारा जो अधिगम होता है इसमें ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है कि पहला सुनकर सीखना, या फिर बोलकर सीखना, या करके सीखना, या फिर पढ़ कर के सीखना। तो देखिए, व्यवहारिक हमारा जो अधिगम होता है इसका यानी कि अधिगम का मतलब तो सीखना होता है, लेकिन व्यवहारिक कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, हम खुद करके सीखते हैं। ठीक है, कोई भी अगर काम होता है उसको हम पहले करते हैं, तब उससे हम अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो हमारा आता है व्यवहारिक अधिगम के अंडर में। इसका मतलब होगा कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा इसका थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे हम करके सीखना पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि बालक की क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल किसने दिया। अब देखिए, यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे टीचिंग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि हमको बेसिकली फोकस करना है बालकों की शिक्षा पे। तो यहाँ पे देखिए, बालक अगर कोई काम करते हैं उनकी जो क्रियाशीलता होती है इसके सिद्धांत पे जो बल देने वाले हमारे साइंटिस्ट थे वो थे कॉमेनिथस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है डेविस ने, डार्विन ने, कॉमेनिथस ने या दुर्खिम ने। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा तो ये भी हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। ये आपको याद रखना है कि बच्चों की जो क्रियाशीलता होती है, क्रियाकलाप होते हैं, उन पर मेनली कॉमेनिथस ने ही पूरी तरीके से फोकस किया था इनके सिद्धांत पे। तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे क्रियात्मक विधि का क्या रूप होता है। अभी जिससे ऊपर हमने बात किया क्रियाशीलता, उसी तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रियात्मक विधि का यहाँ पे रूप पूछा जा रहा है, क्या रूप होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक तरीके से पहला दिया कि मानचित्र भरना, ठीक है, रेखा चित्र बनाना, या मॉडल बनाना, या फिर ये सभी। तो देखिए, आपको पता है कि क्रियात्मक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को करना है, कि कोई चीज़ में अपना आपको एक्टिव बनाना करना। तो ये आप देख सकते हैं कि मानचित्र हो, या फिर रेखा चित्र हो, या फिर मॉडल हो, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, क्रियात्मक विधि में काउंट किए जाते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी हमारे क्रियात्मक विधि में ही माने जाते हैं। नेक्स्ट में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि बालक को बुद्धिमान और तर्कपूर्ण बनाने के लिए जरूरी है कि उसे हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाया जाए, ऐसा किसने कहा। अब देखिए, यहाँ पे बालक के एजुकेशन पे अगर बातचीत हो रही है तो सबसे पहले बालक के स्वास्थ्य पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि बालक अगर हष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा तो उसको सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो ऐसा किसने कहा, ये इसमें हमको कहा जा रहा। तो ऐसा जो कहने वाले एक तरीके से साइंटिस्ट हैं वो मेनली हैं रूसो। ठीक है, तो रूसो ने मेनली बालक के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया है। तो आपको ध्यान नहीं देना है कि रूसो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में यहाँ देखिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम की धुरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि NCF आपका जो 2005 है, इसके अनुसार हमारी जो शिक्षा हो या शिक्षण हमारा जो भी अधिगम की धुरी है बेसिकली किसके इर्द गिर्द घूमती है, अध्यापक के, कि शिक्षण प्रक्रिया पे, कि बालक पे, या फिर ये सभी पे। तो आपको मालूम है कि जो भी हमारे नए नए करिकुलम बनते हैं उन सभी का मकसद होता है बालकों में शिक्षा का विकास कराना, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी, यानी हर तरीके से बालक भी फोकस किया जाता है। तो इसका मतलब हमारा होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट होगा कि NCF 2005 है वो हमारा बालकों के ऊपर ही मेनली एक तरीके से डिपेंड है, यानी पूरा अधिगम हमारा उन्हीं के ऊपर डिपेंड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि शिक्षक अपने कार्य को सरल एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग करता है, यानी कि शिक्षक क्या प्रयोग करता है वो देखिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मशीनों का प्रयोग करता है, शिक्षण व्यूह रचना का प्रयोग करता है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, या शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है कि जब भी कोई शिक्षक अगर अपने यानी कि लेक्चर को ले रहा है और वो सरल और प्रभावी तरीका अपनाना चाह रहा है तो क्या करेगा, वो मेनली एक तरीके से देखा जाए तो सहायक सामग्री तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको एक्चुअली यहाँ पे ये बताना है कि सरल कैसे बना सकते हैं और तरीके से। तो कोई भी चीज़ अगर उनको प्रैक्टिकली करके आप दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत आसान हो जाता है बच्चों को समझने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे सुटेबल आंसर होगा वो हमारा होगा 4th। ठीक है, कि शैक्षिक तो आपको करना ही है, इसके अलावा जो भी वैज्ञानिक टेक्निक होती हैं, नए नए तरीके होते हैं, ठीक है, उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रभावी बनाने के लिए।
तो हमारा जो वैज्ञानिक टेक्निक है इसकी वजह से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि किसी पाठ के वास्तविक शिक्षण से पूर्व निष्पादित की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं। अब देखिए अगर कोई भी आप लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके पूर्व जो भी आप एक तरीके से क्रियाएं करते हैं तो आपसे क्या उसको क्या बोलेंगे, तो कह रहा है कि तैयारी से संबंधित क्रियाएं, अंतर क्रिया से संबंधित क्रियाएं या स्मृति से संबंधित क्रियाएं, या फिर बी व सी दोनों। अब देखिए कोई भी लेक्चर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी तरीके से उनको पढ़ाने के लिए तो आपको ये चीज़ क्या होती है, एक तरीके से तैयारी से संबंधित क्रियाएँ होती हैं कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेसन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो मेन आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे तैयारी से संबंधित क्रियाओं के अंदर हमारा वो एक तरीके से काउंट की जाती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ देखेंगे, शिक्षण अधिगम क्रिया के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ कहलाती हैं। देखिए कोई भी शिक्षण अगर काम हो रहा है उसमें अधिगम का यानी जो भी सीखने की जो गतिविधियाँ होती हैं उसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या कहलाती हैं, यानी क्रियापूर्ण चरण। ठीक है, क्रिया के पश्चात चरण या अंतर क्रिया चरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए अगर कोई वहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम क्रिया के दौरान, ठीक है, यहाँ पे उस क्रिया के दौरान की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अंतर क्रिया चरण के अंडर में आएगी, क्योंकि अंतर क्रिया चरण का मतलब होता है कि कोई भी शिक्षण काम क्या कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट टाइम में एक्टिव है, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम में हमारा अधिगम कार्य संपन्न किया जा रहा है। इसकी वजह से हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका हम यहाँ नेक्स्ट देखेंगे कि पाठ योजना होनी चाहिए। अब देखिए कोई भी अगर लेक्चर तैयार किया जा रहा है तो वो किस तरीके का होना चाहिए, यहाँ पे इस पे फोकस किया जा रहा है कि पाठ योजना हमारी किस तरीके की होनी चाहिए। पहला कह रहा है कठोर होनी चाहिए, अगर कठोर होगी तो वो किसी भी बच्चे को इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाली है। नेक्स्ट कह रहा है कि साधारण होनी चाहिए। अब देखिए साधारण का यहाँ मतलब ये है कि वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की होनी चाहिए। जबकि थर्ड हमारा है लचीली। लचीली का मतलब होता है कि इफेक्टिव हो लेकिन बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए तो उसको कहा जाता है लचीली। ठीक है, या फिर अपरिवर्तनीय, यानी कि उनमें कोई भी चेंजेस ना आए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा कि पाठ योजना हमारी किस तरीके की होनी चाहिए, वो हो गया लचीली होनी चाहिए। यानी कि हमारी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए ताकि बच्चों को हम आसानी से डिलीवर कर सकें। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में यहाँ देखेंगे कि किसी पाठ के शिक्षण अधिगम के वर्णन को लिखित रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे अगर कोई भी हम देखेंगे कि अगर किसी पाठ का शिक्षण काम किया जा रहा है तो उसको लिखित रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। कह रहा उच्च पाठ योजना, साधारण पाठ योजना या विशेष उच्च पाठ योजना या ए एवं सी दोनों। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ही देना है कि अगर कोई भी काम उनको बच्चों को लिख करके दिया जा रहा है तो एक तरीके से ये तो सिंपल हमारा काम होता है। यानी हर एक शिक्षण सामग्री में बच्चों को ज़्यादातर क्या होता है कि लिखाने के बाद यानी कि लिखित रूप में ही उनको दिया जाना हमारे तरीके से साधारण पाठ्य योजना के अंदर आता है। ठीक है, इस साधारण हमारा हर एक स्कूल में स्कूलिंग शिक्षा में ये ज़रूरी है। तो इसको हम क्या है साधारण पाठ्य योजना के अंतर्गत हम इसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक पाठ योजना के कितने स्पष्ट चरण होते हैं। अब देखिए एक पाठ जो योजना होती है मेनली तो उसमें चरण की यहाँ बात की जा रही है कि 6 चरण होते हैं कि 5 चरण होते हैं या 3 होते हैं या फिर 2 होते हैं। तो देखिए एक पाठ योजना जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी जो योजना बनाते हैं मेनली जो स्पष्ट चरण होते हैं उसका मुख्यतः वो हमारे काउंट किए जाते हैं, यानी कि 3rd, यानी कि 3 हमारे मेनली उसको काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3rd पे ध्यान देना है कि ज़्यादा हम उसके पार्ट नहीं करते हैं, मैंने 3 चरण में ही हम उसको बांट देते हैं किसी भी पाठ योजना को, और उसके हिसाब से हम अपना यहाँ पे लेसन का हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ हम देखेंगे 12 में कि यहाँ पे कह रहा है कि एक पाठ योजना को कहते हैं दैनिक योजना, विद्यालय योजना, पुस्तक योजना या परीक्षा योजना। अब देखिए पाठ योजना जो भी आप पढ़ाते हैं वो आप एक तरीके से डेली एक तरीके से हमारा रूटीन का काम रहता है कि कोई भी चीज़ को पढ़ाना। तो यहाँ पे हमारा जो पाठ योजना जो होता है वो किस तरीके की योजना होती है, वो होती है दैनिक योजना। हमको डेली क्या करना होता है कि नए नए तरीके से टॉपिक पढ़ाने होते हैं, उनको नए नए हमारे तरीके से लेसन स्टार्ट करके उनको डिलीवर किया जाता है। तो जो भी पाठ योजना होती है वो मैंने डेली रूटीन का काम होता है, इसलिए इसको हम डेली यानी दैनिक योजना के अंतर्गत हम यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर उप इकाई के शिक्षण में कितने कालांशों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे मेनली बात की जा रही है कि जब भी कोई लेसन स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जो चैप्टर होता है तो उसके यानी कि उस चैप्टर में हम जितने भी कालांश यानी कि पार्ट होते हैं
तो वो हमको यहाँ पे कह रहा है कि कितने हमको कलांशों की आवश्यकता होती है, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तो देखिए इसमें मिलने क्या है, जब भी आप डेली वाइज लेक्चर लेने आते हैं तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो ज़्यादातर टॉपिक जो होते हैं वो 2 या 3 टॉपिक ही पढ़ाने होते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि अगर ज़्यादा यहाँ पर टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को या तो समझ में नहीं आता है या तो हो सकता है वो किसी तरीके से ना सीख पाएँ। तो जो इफ़ेक्टिव माना जाता है हमारा एक तरीके से शिक्षण के समागम के अधिगम के टाइम पे, वो हमारा यहाँ पे होते हैं मेनली 2 टॉपिक या फिर 3 टॉपिक यानी कालांश। तो ये हमारा एक तरीके से सबसे करेक्ट आंसर है 2 और 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि साधारणतः एक उप इकाई का शिक्षण कितने मिनट की अवधि में किया जाता है। देखिए इसी तरीके से हमने भी ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि पर डे अगर हम कोई क्लास लेते हैं तो उसमें हमको क्या करना होता है, 2 या 3 टॉपिक ही हमको डेली कवर करने होते हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग की बात हो रही है कि कितने टाइम यानी कि हमारा साधारणतः एक इकाई का शिक्षण कितने मिनट की अवधि में किया जाता है। तो जो हमारा एक तरीके से इफेक्टिव होता है, देखिए वो हमारा होता है 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर सबसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि इससे कम लेंगे तो हमारा एक तरीके से बच्चों को सिखाने में भी प्रॉब्लम हो कि नहीं सिखा सकते, या अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो बच्चों में ओवरबर्डन भी होने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो हमारा जो सबसे इफेक्टिव टाइम होता है वो होता है 30 से 40 मिनट का। तो ये हमारा एक तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखेंगे यहाँ पे हम कि अधिगम वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अधिगम वातावरण का निर्माण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछड़े विद्यालयों के लिए, विकलांग विद्यालयों के लिए, उच्च मानसिक स्तर वाले विद्यालयों के लिए या फिर पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए। अब देखिए इसमें यहाँ पे अधिगम वातावरण का जो निर्माण किया जाता है तो यहाँ पे सीखने का वातावरण की बात हो रही है कि अगर कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जिसमें बच्चे सीखें, तो ऐसे में आपको ध्यान ये देना कि उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना होता है जो कि पिछड़े होते हैं, ठीक है, जिन पे शिक्षा का एक तरीके से विकास नहीं जा पाता है या बच्चों पे एक तरीके से फोकस नहीं किया जाता है पढ़ाई लिखाई पे, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा अधिगम वातावरण का निर्माण ज़रूरी हो जाता है। तो इसके हिसाब से हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि विद्यालय में ब्रिज कोर्स किस प्रकार के बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। अब देखिए ब्रिज कोर्स का मतलब वो होता है कि जो ऐसे बच्चे जो विद्यालय आते हैं लेकिन कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद विद्यालय को छोड़ देते हैं, ठीक है, दोबारा नहीं आते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है, ये ब्रिज कोर्स चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विद्यालय में ब्रिज कोर्स किस प्रकार के बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया है कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों के लिए, या फिर दूसरे शिक्षा केंद्र से आने वाले बच्चों के लिए, या प्रथम बार बच्चों के लिए विद्यालय में नामांकन कराने वाले, या फिर उपयुक्त सभी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ऐसे विद्यालय में ऐसे बच्चे जो विद्यालय छोड़ देते हैं उनके लिए हमारे ब्रिज कोर्सेस चलाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहे हैं कि सहयोगात्मक अधिगम के लाभ यहाँ पे बात की जा रही है। तो सहयोगात्मक अधिगम के देखिए क्या क्या लाभ होते हैं कि विभिन्नताओं का समारोह, ठीक है, डिफरेंट टाइप के लोग एक तरीके से मिलते हैं, अंतर व्यक्तिक विकास उनके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की स्वीकृति, ठीक है, सभी में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं उनको एक तरीके से स्वीकार किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सा अधिगम सहकारी अधिगम उपागम से अधिक सामान्यीकृत उपागम है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है सहकारी अधिगम की, ठीक है। सहकारी अधिगम का मतलब होता है कि कोई भी काम ग्रुप में सीखना। तो इसमें यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा अधिगम सहकारी अधिगम उपागम से अधिक सामान्यीकृत उपागम है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि अधिगम उपागम है, सहकारी अधिगम की यहाँ पे लिखा है, या सहयोगात्मक अधिगम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मिलजुल कर यानी ग्रुप में कोई चीज़ सीखना है वो होता है सहकारी अधिगम, लेकिन इससे भी कह रहा है अधिक सामान्यीकृत उपागम कौन सा, तो वो होता है सहयोगात्मक अधिगम, कि कोई भी काम सहयोग करके सीखना जो हमारा होता है वो होता है सहयोगात्मक अधिगम। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सहकारी अधिगम मॉडल का विकास किन अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। अब यहाँ पे भी देखिए वही हो रहा है कि सहकारी की बात कर रहे हैं, ग्रुप में कोई चीज़ सीखने की बात हो रही है। तो कह रहा है कि सहकारी अधिगम मॉडल का विकास किन अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि शैक्षणिक उपलब्धि, विभिन्नता की स्वीकृति, या सामाजिक कौशल का विकास, या उपरोक्त सभी। तो ये भी हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी इसमें सही है कि शैक्षणिक उपलब्धि भी हमारा काम होता है, यानी कि मिलजुल कर सीखने में,
विभिन्नताओं की स्वीकृति भी होती है, सामाजिक कौशल का भी विकास होता है और उपरोक्त सभी में हमारे तीनों चारों के चारों काउंट होंगे तीनों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है, ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि कोई भी अधिगम होता है जिसमें जो कि केंद्रित होता है शिक्षा में, ठीक है, उसका काम क्या होता है कि विद्यालयों को सिखाना, बच्चों को सिखाना। तो इसमें जो बालक होता है वही हमारा क्या होता है, मेन केंद्र बिंदु होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइट होगा, सत्य है ये। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक तरीके से कुछ टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन देखे हैं। ये बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो इनमें से एक या दो तरीके के सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। आपको जो भी यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने फोकस किया है इसी के रिगार्डिंग, ऐसे से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद एक बार आप जब रिवाइज कर लेंगे कि हाँ हमको इस तरीके से अपने आंसर देने हैं, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो भी आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आपको जो भी सुटेबल आंसर लगेगा वो टिक करके आप आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।